नमस्कार, ये है किताबों की आवाज श्रेया वानी के साथ, जिसमें हम सुन रहे हैं आजादी के बाद का भारत। अभी तक हम सुन रहे थे इस किताब की भूमिका। अब हम आगे बढ़ेंगे अध्याय 2 के साथ, भारत में उपनिवेशवाद की भूमिका। दीर्घकालीन औपनिवेशिक शासन अपने पीछे भारतीय जनता के लिए एक कटु सच्चाई छोड़ गया था। यह सच है कि भारत में ब्रिटिश शासन ने कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी किए थे, परंतु ये सारे परिवर्तन मूलतः औपनिवेशिक ढांचे के अंदर ही हुए थे। परिणाम स्वरूप सकारात्मक होते हुए भी इन्होंने विकास के बजाय पिछड़ेपन को ही आगे बढ़ाया। ये परिवर्तन खेती, उद्योग, यातायात और वित्त सहित अधिकांश आर्थिक क्षेत्रों के अलावा शिक्षा, कानून और नागरिक अधिकारों के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में भी कमोवेश देखने को मिलते हैं। फिर भी मौलिक रूप से इन सभी परिवर्तनों ने औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का सहायकर बनकर अंततः गरीबी, परतंत्र अर्थव्यवस्था और पतोन्मुख समाज की ही सृष्टि की। औपनिवेशिक शासन तंत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने हस्तक्षेप की शुरुआत कृषि के क्षेत्र से आरंभ की। इसने अपने स्वार्थों के लिए भारतीय कृषि व्यवस्था के विकास को बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया। जैसे जैसे उपनिवेशवाद की पकड़ मजबूत होती चली गई, वैसे वैसे देश के ज्यादातर हिस्सों में कृषि कुंठित होती चली गई। धीरे धीरे प्रति एकड़ उपज की दर अत्यधिक कम हो गई। 1901 और 1941 के बीच प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन में 14% तक की गिरावट आई। इस दौरान प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में और भी गिरावट आई, जो 24% तक चली गई थी। औपनिवेशिक शासकों ने यहाँ एक ऐसे कृषक ढांचे यानी कि अग्रेरियन स्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जिस पर जमींदारों, महाजनों, व्यापारियों और सबसे ऊपर उपनिवेशवादी राज्य का वर्चस्व स्थापित किया। यह स्थिति कृषि के विकास के लिए किसी तरह उपयुक्त नहीं थी। जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों ही तरह के इलाकों में धीरे धीरे उपसामंतीकरण, बटाईदारी और अधीनस्थ काश्तकारी की प्रथा और अधिक हावी होती चली गई। 1940 के दशक तक आते आते देश की 70% भूमि पर जमींदारों का कब्जा हो चुका था और महाजनों के साथ मिलकर औपनिवेशिक शासन तंत्र पूरे कृषि उत्पाद को आधा से ज्यादा हड़प जाता था। औपनिवेशिक राज की असली दिलचस्पी लगान वसूल करने में थी और इसलिए उसने कभी खेती के विकास के बारे में नहीं सोचा। उसने कृषि की तरक्की के लिए नाम मात्र पैसा ही खर्च किया। रहे जमींदार और महाजन लोग तो उनकी कोई उपयोगी आर्थिक भूमिका रह ही नहीं गई थी। उनके लिए रैयतों और बटाईदारों से भी जी भरकर लगान और सूद वसूल करने से ज्यादा फायदे की कोई बात ही नहीं थी। नतीजा, उन्होंने खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए कभी पूंजी निवेश करने की जहमत ही मोल नहीं ली। कई इलाकों में खेती के व्यवसायीकरण और नए काश्तकारी कानून लागू किए जाने के कारण समृद्ध किसानों का एक नया वर्ग विकसित हुआ था, परंतु उनमें से भी ज्यादातर लोगों ने अपना पैसा खेतों की पैदावार बढ़ाने में खर्च करने के बजाय ज्यादा जमीन खरीदकर जमींदार बन जाना या फिर पैसा सूद पर चढ़ाकर महाजन बन जाना ज्यादा पसंद किया गया। परिणाम स्वरूप देश के कुछ छोटे मोटे हिस्सों को छोड़कर कहीं भी पूंजीवादी कृषि का विकास नहीं हुआ। जहां तक छोटे किसानों, बटाईदारों और असामियों का सवाल है, उनके पास तो इतना पैसा ही नहीं था कि वे बढ़िया बीज, मवेशी, खाद का इस्तेमाल कर सकें या उत्पादन की उन्नत पद्धतियों के बारे में सोच सकें। ज्यादातर औपनिवेशिक काल में भूमिहीन किसानों की संख्या लगातार बढ़ती रही। इस प्रकार भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की संख्या जहां 1871 में पूरे कृषक आबादी का मात्र 13% था, वहीं 1951 में यह बढ़कर 28% हो गया। इसके अतिरिक्त खेती पर ज्यादा लोगों के निर्भर हो जाने तथा बटाईदारी और अधीनस्थ काश्तकारी में वृद्धि के कारण खेतों के टुकड़े छोटे छोटे और एक दूसरे से दूर दूर होते चले गए। जोतों के आकार सिकुड़ जाने के कारण उस पर खेती करना घाटे का सौदा बन गया और किसानों के लिए खेती से अपना खाना जुटाना भी दूभर हो गया।
यह सच है कि सड़कों और रेल के विकास के कारण ग्रामीण उत्पादन एक बहुत बड़ा हिस्सा शहरी और विश्व बाजार में पहुंचाने लगा। इसके कारण कृषि में व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत हुई और भारतीय कृषि विश्व बाजार से जुड़ गई। लेकिन फिर भी खेती के व्यावसायीकरण के फलस्वरूप पूंजीवादी खेती या तकनीकी उन्नति का शुभारंभ नहीं हो पाया। इसका असली परिणाम यह हुआ कि जितना भी सिंचाई के लिए जल और बेहतर जमीन उपलब्ध थी, वह सब अनाज उपजाने के बजाय व्यापारिक फसलों को उगाने में लगा दिया गया। यह वह जमाना था जब दुनिया के विकसित देशों में खेती का आधुनिकीकरण और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा था, परंतु भारतीय खेती के न तो तकनीकी आधार में कोई परिवर्तन आ रहा था, न ही इसके निवेश अथवा उत्पादन आधार में। सदियों से इस्तेमाल होने वाले औजार आज भी वैसे ही किसानों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे थे। उदाहरण के लिए 1951 में लोहे के हलों की संख्या जहां मात्र 9,30,000 थी, वहीं लकड़ी के हलों की संख्या करीब करीब 3,18,00,000 थी। कृत्रिम खादों के उपयोग का तो खैर कोई पता ही नहीं था। गोबर और हड्डी के खाद का उपयोग भी बहुत कम ही होता था। 1938-39 में बोए गए खेतों के सिर्फ 11% भाग में ही उन्नत बीज का उपयोग किया जा रहा था, और वह भी ज्यादातर गैर अनाज व्यापारिक फसलों की खेती में ही। कृषि के लिए प्रशिक्षण पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। 1946 तक देश में सिर्फ 9 कृषि महाविद्यालय मौजूद थे, जिनमें छात्रों की संख्या मात्र 3,110 थी। जमीन समतल करने या बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी, जमीन के खारेपन दूर करने जैसे कार्य पर शायद ही कोई महत्वपूर्ण खर्च किया गया हो। सिर्फ सिंचाई ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कुछ तरक्की हुई थी। इसलिए 1940 के दौरान कुल बोए गए खेतों का 27% सिंचाई के तहत आ चुका था। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत पहले से ही सिंचित खेती में एक विकसित देश रहा था। जो बुरा हाल खेती का था, वही हाल दस्तकारी का भी था। 19वीं सदी के दौरान भारतीय हस्तकला और शिल्पकला उद्योग का बहुत तेजी से पतन हुआ, और इसका कारण था ब्रिटेन से सस्ते औद्योगिक वस्तुओं का आयात। भारत पर मुक्त व्यापार नीति थोपे जाने का भी बहुत खराब असर पड़ा। बर्बाद हुए दस्तकारों को कहीं कोई दूसरा रोजगार नहीं मिल पाया, और आखिरकार इन सब लोगों के पास खेतों पर भीड़ बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दस्तकारी छोड़कर वे रैयत, बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बनने को मजबूर हो गए। वैसे 19वीं सदी के दूसरे भाग में भारत में भी कुछ आधुनिक उद्योगों का विकास होने लगा था, परंतु रोजगार या उत्पादन की दृष्टि से भारतीय उद्योग विकसित देशों के मुकाबले नगण्य ही था। औद्योगिक विकास एकदम कुंठित था। यह इतना भी नहीं था कि दस्तकारी उद्योग को हुई हानि की भरपाई भी कर सके। उससे ऊपर जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। भारतीय औद्योगिक विकास 19वीं सदी के दौरान मूलतः कपास और जूट उद्योग एवं चाय बागानों तक ही सीमित था। बाद में 1930 के दौरान भी यह ज़्यादा से ज़्यादा चीनी, सीमेंट और कागज उद्योग तक ही पहुंच पाया। 1907 के बाद इस्पात एवं लोहा उद्योग में भी कुछ तरक्की हुई थी, परंतु 1946 तक भी कुछ औद्योगिक मजदूरों का लगभग 30% और उद्योगों द्वारा सृजित मूल्यों का 55% सिर्फ कपास और जूट उद्योग में ही शामिल था। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के समय कुछ राष्ट्रीय आय का मात्र 7.5% हिस्सा आधुनिक उद्योगों से प्राप्त होता था। बिजली उत्पादन में भी भारत पिछड़ चुका था। इसी तरह आधुनिक बैंकों और बीमा सेवाओं की स्थिति भी कमजोर थी। भारतीय उद्योगों की असली स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मशीन निर्माण एवं पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित उद्योगों की एक तरह से शुरुआत भी इस दौरान नहीं हुई थी। 1950 में भारत ने अपनी आवश्यकता की 90% मशीनों का आयात किया था। यह 1950 और 1984 के कुछ आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़े चरित्र की कुछ झलक मिल सकती है। आर्थिक पिछड़ेपन का एक और मापदंड भारतीय आबादी में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात को भी माना जा सकता है। खेती पर बढ़ती निर्भरता के कारण
ग्रामीण आबादी तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक रही है। 1951 में 82.3% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे, जबकि 1901 में मात्र 63.7% लोग खेती पर आश्रित थे। 1941 तक आते आते यह संख्या 70% तक पहुंच गई थी। दूसरी तरफ निर्माण एवं उद्योगों में लगे लोगों की संख्या जहां 1901 में 1.3 करोड़ थी, वहीं 1951 तक यह घटकर 88 लाख मात्र रह गई, जबकि इस दौरान जनसंख्या में 40% की वृद्धि हुई। 1930 के दशक के अंतिम दिनों तक भी औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्रों में विदेशी पूंजी का नियंत्रण और वर्चस्व बना हुआ था। इन्हीं लोगों ने विदेश व्यापार तंत्र और यहाँ तक कि आंतरिक व्यापार का भी वह हिस्सा नियंत्रित कर रखा था जो विदेश व्यापार को सामग्रियों की आपूर्ति करती थी। ज़्यादातर कोयला खान, जूट, जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा तथा चाय और कॉफ़ी बागान ब्रिटिश कंपनियों के नियंत्रण में थे। इसके अलावा अपने प्रबंधकीय एजेंसियों के माध्यम से ब्रिटिश पूंजीपति कई भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों को भी नियंत्रित करते थे। यह गौर करने की बात है कि विदेशी पूंजी का ज़्यादातर हानिकारक प्रभाव राजसत्ता का एक विदेशी हाथ में होने के कारण ही था। भारतीय औद्योगिक विकास का एक अन्य नकारात्मक पहलू असमान क्षेत्रीय विकास के रूप में देखा जा सकता है। देश के मात्र कुछ ही क्षेत्रों और शहरों में ही सभी उद्योग सिमटे हुए थे। इससे न केवल विभिन्न क्षेत्रों के बीच आमदनी स्तर में भारी अंतर पैदा हुआ, बल्कि क्षेत्रीय एकता की प्रक्रिया पर भी इसका बुरा असर पड़ा। इन सब के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में चाहे अनचाहे कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन भी 1930 और 1940 के दशक में हुए। आज़ादी मिलने के बाद इन परिवर्तनों ने आर्थिक विकास के लिए एक आधार का काम किया, अर्थव्यवस्था को कुछ मजबूती दी। यातायात और संचार के साधनों का विकास ऐसा ही क्षेत्र था। 1940 के दशक में भारत के पास 65,000 मील पक्की सड़क और करीब 42,000 मील रेलवे लाइन मौजूद थी। सड़क और रेल के माध्यम से न केवल व्यक्तियों और वस्तुओं का तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाना संभव हुआ, बल्कि इसने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम भी किया। परंतु चूंकि इसके साथ साथ कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हो रही थी, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था सिर्फ एक व्यापारिक क्रांति तक ही सीमित रह गई और उसने उल्टे उपनिवेशवाद को मजबूत किया। वैसे भी रेलवे लाइनों का विकास मूलतः भारत के अंदरूनी इलाकों से कच्चा माल को बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचाने की दृष्टि से ही किया गया था। साथ ही इसी रास्ते विदेशों से आयातित तैयार वस्तु भी आसानी से भारतीय गांवों तक पहुंचाए जा सकते थे। क्योंकि देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक आंतरिक व्यापार की दृष्टि से रेलवे का निर्माण ही नहीं किया गया, अतः भारतीय उद्योगों को अपने लिए कच्चा माल मंगवाने और तैयार वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने में कोई खास सहायता मिली ही नहीं। यहाँ तक कि माल भाड़ा भी इस तरह निर्धारित किया गया था कि उससे आयात निर्यात करने वालों को ही ज़्यादा मदद मिले, जबकि आंतरिक व्यापार पर अंकुश लगा रहे। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका की तरह रेलवे के विकास ने भारत में इस्पात और मशीन उद्योग को किसी प्रकार प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि भारत में रेलवे निर्माण से असली फायदा ब्रिटिश इस्पात और मशीन उद्योगों को ही हुआ। भारत सरकार ने इस दौरान एक आधुनिक डाक एवं तार व्यवस्था विकसित की, परंतु टेलीफोन व्यवस्था आमतौर पर पिछड़ा ही रहा। 1947 के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे शक्तिशाली पहलू था भारतीय स्वामित्व में कुछ उपभोक्ता उद्योगों का विकास। भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों का आधार वस्तुतः छोटा ही था, फिर भी सूती और जूट वस्त्रों, चीनी, साबुन, कागज़ और दिया सलाई जैसे उपभोक्ता सामग्रियों के उत्पादन में फैला हुआ था। कुछ पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित उद्योग जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट, साधारण रासायनिक तत्व, धातु निर्माण और इंजीनियरिंग आदि का भी विकास होना आरंभ हुआ था, परंतु इनका स्तर अभी बहुत नीचा था।
1947 तक भारत के पास विज्ञान और तकनीकों में प्रशिक्षित लोगों का एक छोटा समूह भी मौजूद था। हालांकि तकनीकी शिक्षा के लिए यहाँ बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध थीं। 1939 तक सिर्फ 7 इंजीनियरिंग कॉलेज देश में मौजूद थे, जिसमें छात्रों की संख्या 2217 थी। ज़्यादातर उद्योगों में तकनीकी और प्रबंधकीय पदों पर अभारतीय ही आसीन थे, यानी कि जो भारतीय नहीं थे। इन सब के बावजूद 1914 के बाद देशी पूंजीपतियों के एक वर्ग का तेजी से उदय हुआ, जिसका अपना स्वतंत्र आर्थिक और वित्तीय आधार था। भारतीय पूंजीपति मुख्यतः विदेशी पूंजी से स्वतंत्र थे, जैसा कि अनेक अन्य उपनिवेशों में देखने को मिलता है। भारतीय पूंजीपति विदेशी पूंजी का दलाल या मध्यस्थ नहीं था, न ही वह विदेशी नियंत्रित उद्योगों का छोटा हिस्सेदार था, बल्कि यह भी कहा जाता है कि वे विदेशी पूंजीपतियों के मुकाबले कहीं अधिक मेहनती और साहसी थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश और अन्य विदेशी निवेशकों के मुकाबले भारतीय पूंजी के तहत किया गया निवेश कई गुना तेजी से रफ्तार में बढ़ने लगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक भारतीय पूंजीपतियों ने बड़े औद्योगिक इकाइयों का लगभग 60% नियंत्रित कर लिया था। लघु उद्योग तो एक तरह से पूरे तौर पर भारतीय पूंजी पर ही आधारित था। ये महत्वपूर्ण बात है कि बड़े उद्योगों के मुकाबले राष्ट्रीय आय का ज़्यादा बड़ा हिस्सा लघु उद्योगों से ही आता था। 1947 तक आते आते भारतीय पूंजी ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भी भारी प्रगति की। बैंकों के कुल जमा का 64% भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंकों के पास था, जबकि भारतीय स्वामित्व की बीमा कंपनियों ने 75% बीमा व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आर्थिक व्यापार का अधिकांश तो भारतीयों के नियंत्रण में था ही, विदेशी व्यापार का कुछ भाग भी इसके हाथ में अब आ गया था। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था के इन सकारात्मक पहलुओं को व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अब भी भारतीय उद्योग और पूंजीवाद का विकास सीमित और कुंठित था। दूसरी बात, यह सारा परिवर्तन औपनिवेशिक ढांचे के अंदर ही हुआ था। भारत का औद्योगिक विकास औद्योगिक क्रांति के बिना ही हो रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था का अभ्युदय अभी तक नहीं हुआ था। तीसरी बात, जो कुछ भी विकास हुआ था उसका श्रेय उपनिवेशवाद को नहीं दिया जा सकता, बल्कि औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध जाकर यह विकास हुआ था। यह विकास उपनिवेशवाद के खिलाफ गहन आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था। विशेष रूप से विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन की गिरती हुई स्थिति, 2 विश्व युद्धों की विभीषिका और 1930 के दशक की महान आर्थिक मंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को तरक्की के लिए कुछ जगह औपनिवेशिक शासन को अपनी इच्छा के विरुद्ध देनी पड़ी। चौथी बात, बिना औपनिवेशिक शासन का उन्मूलन किए संपूर्ण, निर्बाध और स्वतंत्र आर्थिक विकास संभव ही नहीं था। औपनिवेशिक शासन का अंततः परिणाम यह हुआ कि आम जनता, खास तौर पर किसान और दस्तकार दरिद्र हो गए। आम लोगों की किस्मत में सिर्फ भूख, बीमारी और भयानक गरीबी ही बच गई। आबादी के एक विशाल हिस्से को साल के कई महीनों तक 2 जून खाना और कुछ महीनों तो 1 जून खाना भी रोज नहीं मिल पाता था। इस भयानक गरीबी का नतीजा आखिरकार एक के बाद एक कई अकालों में देखने को मिलता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के सभी भागों में कई बड़े बड़े अकाल पड़ते रहे। पूरे ब्रिटिश काल में देश के किसी न किसी हिस्से में छोटे मोटे अकाल और अभाव लगातार चलते ही रहे। बड़े अकालों में से एक अंतिम अकाल ने 1943 में करीब 30 लाख लोगों को अकेले बंगाल में ही मौत के घाट उतार दिया। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और दरिद्रता के कई अन्य सूचक भी मौजूद थे, जैसे पूरी 20वीं सदी के दौरान प्रति व्यक्ति आय यदि घटा नहीं तो बिल्कुल बढ़ा भी नहीं। 1941 से 50 के दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या 25,000 थी। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म में 175 से 190 के बीच रही। 1940 से 1951 के बीच की पैदाइश वाले
औसतन भारतीय मात्र 32 वर्षों की जिंदगी की उम्मीद रखते थे। चेचक, प्लेग और हैजा जैसी महामारियां तथा मलेरिया, आंव, डायरिया, इन जैसी बीमारियां प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल देती थीं। अकेले मलेरिया ने ही 1/4 लोगों को अपने चपेट में ले रखा था। स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल था। 1943 में सिर्फ 10 मेडिकल कॉलेज थे जो प्रतिवर्ष 700 डॉक्टर तैयार करते थे। साथ ही 27 मेडिकल स्कूल थे जो 7000 स्वस्थ कर्मचारी तैयार करते थे। 1951 में सिर्फ 18,000 कुल डॉक्टर थे, जिनमें से अधिकांश शहरों में ही रहते थे। अस्पतालों की संख्या 1915 थी, जिनमें 1,16,731 बिस्तरों की व्यवस्था मौजूद थी। इसके अलावा 6,589 डिस्पेंसरी थी, जहां 7,072 बिस्तरों की व्यवस्था थी। अधिकांश भारतीय शहरों में सफाई एवं मल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, और जिन शहरों में ऐसा इंतज़ाम था वहां अधिकतर भारतीयों को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, क्योंकि ये सभी सुविधाएं उन्हीं इलाकों में सीमित थीं जहां यूरोपीय और धनी भारतीय लोग रहते थे। गांवों में आधुनिक जल आपूर्ति व्यवस्था का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था। ज़्यादातर शहरों में भी इसका अभाव ही था। अधिकांश शहर अभी बिना बिजली के थे। गांवों में बिजली की तो बात भी छोड़ दीजिए। इस प्रकार औपनिवेशिक राज्य ने आम जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों को नज़रअंदाज कर अपने फायदे के लिए अर्थव्यवस्था का भरपूर दोहन किया। उपनिवेशवाद ने अपने लाभ के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ दिया। यह संबंध मूल रूप से असमानता पर आधारित था। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में ही भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्णतः ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन कर दिया गया। यही अधीनता उपनिवेशवादी संबंध की मुख्य विशेषता थी। इसके अलावा भारत के ऊपर जबरन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन थोप दिया गया जिसके तहत भारत खाद्य पदार्थ और कच्चा माल पैदा करता रहे और तैयार माल एवं मशीनरी ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों से खरीदता रहे। भारत के लिए कपास, जूट, तिलहन, खनिज आदि उपजाना और बिस्कुट से लेकर जूता, कार, मशीन, रेलवे इंजन आदि सभी ब्रिटेन के कारखानों से आयात करना नियति बन गया। यद्यपि उपनिवेशवादी शासन ने भारत में कुछ श्रम प्रधान उद्योगों जैसे जूट और सूती कपड़ों आदि की स्थापना भी होने दी। यद्यपि उपनिवेशवादी शासन ने भारत में कुछ श्रम प्रधान उद्योगों जैसे जूट और सूती कपड़ों आदि की स्थापना भी होने दी, फिर भी कुल मिलाकर यह औपनिवेशिक ढांचे के अंदर ही रहा, जिसका आधार एक असमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर टिका हुआ था। 1935 से 39 के दौरान भी भारतीय निर्यात का 68.5% खाद्य, पेय, तंबाकू और अन्य कच्चा माल से संबंधित था, जबकि आयात का 64.4% उद्योग निर्मित वस्तुओं का होता था। किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास मूल रूप से उसमें होने वाले पूंजी निवेश पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बचत का अनुपात और उसका उपयोग निर्णायक तत्व होता है, परंतु 1914 से 1946 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल बचत सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मात्र 2.75% था। इसकी तुलना यदि 1971 से 75 के 12.35% से की जाए तो साफ पता चल जाता है कि 1946 के पहले बचत का अनुपात कितना कम था। इसके परिणाम स्वरूप 1914 से 46 के दौरान सकल पूंजी निर्माण सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मात्र 6.75% ही हो पाया था, जबकि 1971 से 75 में यह 20.14% था। उसके ऊपर से पूंजी निर्माण के इस निम्न स्तर में भी उद्योगों का हिस्सा बहुत ही कम था। 1914 से 46 के दौरान यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1.78% था, जबकि 1971 से 75 में यह 6.33% देखा जा सकता है।
इतना ही नहीं, भारतीय सामाजिक अधिशेष का एक बहुत बड़ा हिस्सा औपनिवेशिक राज्य द्वारा हड़प कर गलत तरीके से खर्च कर दिया जाता था। इस मामले में देशी जमींदार और महाजन भी कम नहीं थे। यह जोड़कर देखा गया है कि आज़ादी मिलने के ठीक पहले किसानों द्वारा लगान और सूद के रूप में अदा की गई रकम 1 अरब 40 करोड़ रुपया प्रति वर्ष होता था। 1937 तक कुल ग्रामीण ऋण 18 अरब रुपयों तक पहुंच चुका था। एक अन्य हिसाब के अनुसार जमींदारों, महाराजों और अन्य मध्यस्थों द्वारा राष्ट्रीय आय का तकरीबन 20% तक प्रति वर्ष हड़प लिया जाता था। उस पर से खास बात यह है कि जमींदारों और महाजनों द्वारा उगाए गए इस पैसे का बहुत ही छोटा हिस्सा खेती या उद्योगों में फिर से लगाया जाता था। इस धन का अधिकांश अपनी शानो शौकत एवं अय्याशी या फिर जमींदारी और सूदखोरी बढ़ाने पर ही खर्च किया जाता था। इसके अलावा ऊपर से निकासी की समस्या थी। भारत का सामाजिक अधिशेष और वह पैसा जो पूंजी की तरह लगाया जा सकता था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा औपनिवेशिक राज्य, उसके अधिकारियों एवं व्यापारियों द्वारा वेतन और आयात निर्यात के फायदे के रूप में दिखाकर ब्रिटेन भेज दिया जाता था। इसके बदले में भारत को कोई आर्थिक या व्यावसायिक लाभ किसी रूप में प्राप्त नहीं होता था। यह हिसाब लगाया गया है कि कुल राष्ट्रीय आय का 5 से 10% भाग एक तरफा यानी भारत को बिना बदले में कुछ दिए विदेशी शासकों द्वारा प्रतिवर्ष बाहर भेज दिया जाता था। जब वित्तीय संसाधनों और मौजूदा पूंजी की यह हालत हो तो किसी भी देश से तरक्की की क्या उम्मीद की जा सकती है। उपनिवेशवाद की एक अन्य मूल विशेषता यह थी कि भारत की सभी नीतियां ब्रिटेन में तय की जाती थीं और इसलिए उनमें ब्रिटेन के व्यापारियों और उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले ध्यान रखा जाता था। जैसे भारतीय खेती और उद्योगों को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था। आखिरकार खुद ब्रिटेन ने भी अपने पूंजीवादी विकास का आरंभिक चरण राजकीय संरक्षण में ही पूरा किया था। बिना सक्रिय राजकीय समर्थन के कोई देश आज तक विकास नहीं कर पाया है, पर भारत के ऊपर मुक्त व्यापार की नीति लाद दी गई। औपनिवेशिक राज ने भारतीय उद्योगों को वैसा टैरिफ संरक्षण देने से इनकार कर दिया जैसा कि ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश उस समय भी अपने उद्योगों को प्रदान करते थे। इस प्रकार की नीतियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित देशों का अधीनस्थ बना दिया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव के कारण 1918 के बाद जाकर औपनिवेशिक भारत सरकार कुछ उद्योगों को टैरिफ संरक्षण देने के लिए बाध्य हुई, परंतु यह भी बहुत थोड़ा सा और बेअसर था। इसके अलावा 1880 के दशक से ही औपनिवेशिक सरकार मुद्रा नीति को इस तरह संचालित करने लगी थी कि उससे ब्रिटिश उद्योगों को अधिक फायदा हो। यह भी भारतीय उद्योगों की बदहाली का कारण बन गया। जैसा कि पहले ही दिखाया जा चुका है, भारतीय सामाजिक अधिशेष का बहुत बड़ा भाग औपनिवेशिक शासन द्वारा हड़प लिया जाता था। खेती, उद्योग, सामाजिक कार्यों या राष्ट्रीय हित जैसे शिक्षा, सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ही छोटी रकम खर्च की जाती थी। औपनिवेशिक राज्य अपनी आमदनी का पूरा भाग ब्रिटिश भारतीय प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरी करने में लगा देता था। यह पैसा भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन ही चला जाता था। पूरा प्रशासन ब्रिटेन के उद्योग एवं व्यापार के हितों के अनुरूप ही चलता था। राजस्व का सबसे बड़ा भाग सेना तथा उस नागरिक प्रशासन पर खर्च किया जाता था जिसका मुख्य काम राजस्व जमा करना तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। 1890 के बाद केंद्रीय सरकार की आमदनी का 50% सैनिक खर्च में लग जाता था। 1947 से 48 के दौरान भी यह 47% था। इतना ही नहीं, भारतीय कर ढांचा भी अत्यधिक असमतापूर्ण था, जहां किसानों पर करों का भारी बोझ लाद दिया गया था। वहीं उच्च आय वर्ग के लोगों जैसे अफसरों, जमींदारों और व्यापारियों द्वारा शायद ही कोई कर अदा किया जाता था। प्रत्यक्ष करों का स्तर काफी नीचे था। 1946 से 47 के दौरान आयकर देने वालों की संख्या मात्र 3,60,000 थी, जबकि गरीबों और किसानों से नमक जैसी चीज के लिए भी कर लिया जाता था।
राष्ट्रीय और कृषक आंदोलनों के दबाव के कारण 20वीं सदी में जाकर लगान और नमक कर की दर थोड़ी कम कर दी गई। 1900 से 1901 तक भी कुल राजस्व का 53% मालगुजारी और 16% नमक कर से प्राप्त होता था। औपनिवेशिक राज के इन शोषणकारी नीतियों का परिणाम प्रति व्यक्ति अवरुद्ध आय दर एवं आम जनता के निम्नतम जीवन स्तर रूप में देखने को मिला। जनता की इस भयावह गरीबी और अभाव का कारण जनसंख्या वृद्धि को भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह गौर करने की बात है कि 1871 से 1941 के बीच इसकी दर मात्र 0.6% ही रही है। उपनिवेशवाद अपनी विदाई के समय एक अवरुद्ध औद्योगिक विकास, निम्न उत्पादन दर और अर्ध सामंती कृषि तंत्र पीछे छोड़कर गया। औपनिवेशिक राज सत्ता का चरित्र बिल्कुल विरोधाभासपूर्ण था। उसे परिभाषित करने के लिए उदार निरंकुश की संज्ञा दी जा सकती है। मूल रूप से वह निरंकुशता और तानाशाही पर आधारित था, परंतु उसमें उदारवाद के कुछ तत्व भी निहित थे। उदाहरण के लिए यह कानूनों के आधार पर कार्य करता था एवं इसने कुछ हद तक एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था रखी थी। प्रशासन कानून के प्रति जिम्मेदार होकर चलता था और कानून की व्याख्या न्यायालयों से संचालित होता था, जिसने कुछ हद तक प्रशासन की निरंकुशता और मनमानेपन पर लगाम लगा रखी थी, और यह अफसरशाही की मनमानी करतूतों से नागरिकों के सामान्य अधिकारों की भी रक्षा करता था। लेकिन ज़्यादातर ये कानून ही दमनकारी और अपूर्ण थे। इसके अलावा इन कानूनों का निर्माण जनवादी तरीके से भारतीय जनता द्वारा नहीं, बल्कि विदेशी शासकों द्वारा मनमाने तरीके से किया गया था। उन्होंने पुलिस और नागरिक अधिकारों के हाथों में ढेर सारी मनमानी शक्तियां यूं ही छोड़ दी थीं। प्रशासन और न्यायिक संस्थाओं के बीच भी शक्ति और अधिकार क्षेत्र का पूरा बंटवारा नहीं किया गया था। सिविल सेवा का एक ही सदस्य किसी जेल का प्रशासन भी चलाता था और जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से न्याय आवंटित करने का भी कार्य करता। फिर भी औपनिवेशिक न्याय प्रणाली कानून के सामने प्रत्येक की समानता की अवधारणा पर आधारित था, जिसमें एक व्यक्ति की जाति, धर्म, वर्ग या सामाजिक हैसियत के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया जाता। हालांकि इस मामले में भी खामियां थीं। जब कभी किसी यूरोपी के खिलाफ न्याय पाने की कोशिश होती तो न्यायालय का व्यवहार हमेशा पक्षपातपूर्ण होता था। इसके अलावा व्यवहारिक रूप से कानून के सामने समानता का वाद भी निष्फल रह जाता। क्योंकि न्यायालय के काम करने का तौर तरीका इतना महंगा था कि गरीब और अमीर के बीच बहुत बड़ी खाई बन जाती थी। औपनिवेशिक शासकों ने कुछ मात्रा में नागरिक अधिकारों को बहाल कर रखा था, जैसे कि प्रेस की आज़ादी, साधारण समयों में बोलने और इकट्ठा होने की आज़ादी आदि को देखा जा सकता है। वैसे जन आंदोलनों के समय में इन अधिकारों को काफ़ी हद तक छीन लिया जाता था। 1897 के बाद प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा से ज़्यादा हमले होने लगे। फिर भी यह गौर करने की बात है कि नागरिक अधिकारों का हनन भी दमनकारी कानून के माध्यम से किया जाता था, किसी प्रशासन के मनमाने व्यवहार द्वारा नहीं। औपनिवेशिक राज्य का एक दूसरा विरोधाभासपूर्ण पहलू यह था कि 1858 के बाद उसके द्वारा लगातार थोड़ा बहुत संवैधानिक और आर्थिक रियायत देना जारी रहा। हालांकि मूलभूत राजनीतिक शक्ति उसने हमेशा ही अपने हाथों में समेटे रखा। ब्रिटिश राजनेताओं और प्रशासकों ने भारत में प्रतिनिधिमूलक राजसत्ता स्थापित करने के विचारों का हमेशा विरोध किया। उन्होंने यह दलील दी कि भारत के लिए जनवाद बिल्कुल उचित नहीं है। भारत पर हमेशा निरंकुश तरीके से शासन किया जाना चाहिए। उनके अनुसार भारत के विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के कारण यहाँ सिर्फ विनम्र निरंकुशता की प्रणाली ही उचित बैठती है। भारतीय जनता के लगातार दबावों ने उन्हें चुनाव और विधानमंडलों की मांग केंद्र एवं प्रदेश दोनों ही स्तरों पर मानने के लिए बाध्य कर दिया। विदेशी हुकूमत यह मंसूबा बांधे बैठी थी कि इस रास्ते से उसे राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ नेताओं को अपने पक्ष में कर लेने में कामयाबी मिल जाएगी और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाएगा। अंग्रेजी राज इस तरह से संवैधानिक ढांचे के माध्यम से राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखना चाहता था।
फिर भी 1935 तक विधानमंडल के सदस्यों को कोई खास शक्ति प्रदान नहीं थी। सर्वोच्च शक्ति अंग्रेजों के हाथ में रही। विधानमंडल की स्वीकृति लिए बिना सरकार कोई भी कदम उठा सकती थी। दरअसल सरकार को जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वैसा करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। पर विधानमंडल के सदस्य सरकार के असली निरंकुश चेहरे को बहस में बेनकाब कर सकते थे। वे उपनिवेशवादी संवैधानिक सुधारों की कलई खोल सकते थे। इन चुनावों में मताधिकार का दायरा बहुत ही संकीर्ण था। मात्र 3% भारतीय ही 1919 के बाद वोट डाल सकते थे, जबकि 1935 के बाद यह संख्या बढ़कर 15% तक ही पहुंच सकी। फिर भी इन विधानमंडलों ने भारतीयों को चुनावों में प्रत्येक स्तर पर हिस्सा लेने तथा निर्वाचित सदस्यों में कार्य करने का कुछ अनुभव प्रदान किया। राष्ट्रवादियों ने इन संवैधानिक मंचों का उपयोग जनसंघर्षों के साथ ताल में ताल मिलाकर किया। विधानमंडलों का उपयोग उपनिवेशवादी शासन के उन्मूलन के लिए गहन राजनीतिक एवं विचारधारात्मक अभियानों को संगठित करने के लिए किया। भारत की एकता पर भी औपनिवेशिक शासन का बहुत विरोधाभासपूर्ण असर रहा। औपनिवेशिक शासन ने भारत का ऐसा राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण किया जैसा पहले कोई और नहीं कर पाया। मुगल प्रशासन को आधार बनाकर इसने समरूप कानून प्रणाली और प्रशासन की स्थापना की, जो देश के दूरदराज के हिस्सों तक फैल गया और एक संयुक्त प्रशासनिक शक्ति का सृजन किया। अंग्रेजों ने एक समरूप शिक्षा पद्धति को पूरे देश में लागू किया, जिसने धीरे धीरे अखिल भारतीय बुद्धिजीवी समुदाय का निर्माण किया। इस समुदाय ने समाज और राजनीति को देखने की समान दृष्टि विकसित की और राष्ट्रीय संदर्भ में अपने चिंतन को स्थापित किया। संयुक्त अर्थव्यवस्था एवं संचार के आधुनिक संसाधनों के साथ साथ इन सभी कारकों की पृष्ठभूमि में उपनिवेशवाद ने एक राष्ट्र के रूप में भारत की स्थापना के लिए आधार तैयार किया। अपने स्वार्थ के लिए भारत का एकीकरण उपनिवेशवाद की मजबूरी थी। इसलिए एकीकृत करने के बाद अंग्रेजों ने इसकी ठीक विपरीत प्रक्रिया के लिए भी आधार बनाना शुरू कर दिया। अपने ही शासन द्वारा निर्मित भारतीय जनता की एकता से वे डरने लगे। उन्होंने सदाबहार साम्राज्यवादी सिद्धांत फूट डालो राज करो के तहत भारतीय जनता के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने जाति के विरुद्ध जाति, प्रांत के विरुद्ध प्रांत, वर्ग के विरुद्ध वर्ग, एक दूसरे के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान वर्ग तथा रजवाड़ों और जमींदारों को राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध खड़ा करना शुरू किया। उन्होंने भारतीय समाज की हर विभिन्नता और राजनीतिक मतभेदों का उपयोग भारतीय जनता के बीच आपसी दूरी बढ़ाने के लिए किया। इसमें उन्हें अलग अलग हद तक सफलता मिली और अंततः वे इस देश को छोड़ने से पहले इसे 2 टुकड़ों में बांट कर ही गए। अंग्रेज भारत पर आधुनिक अफसर तंत्र के माध्यम से शासन चलाते थे, जिसकी बागडोर उच्च वेतन पाने वाले इंडियन सिविल सर्विस ICS के सदस्यों के हाथ में थी। इन सदस्यों की नियुक्ति खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधावित क्रम में होती थी। मोटे तौर पर यह अफसर तंत्र कानून से बंधा, कार्यकुशल एवं उच्च स्तर पर ईमानदार था। भारतीय दबावों के तहत विभिन्न सेवाओं में 1918 के बाद धीरे धीरे देशी लोगों को प्रवेश मिलने लगा। 1947 तक आते आते ICS के 48% सदस्य भारतीय हो गए थे। फिर भी असली नियंत्रण और सत्ता अंत तक ब्रिटिश हाथों में बनी रही। वैसे इन सेवाओं में कार्यरत भारतीय मुख्यतः अंग्रेजी शासन के एजेंट के रूप में ही कार्य करते थे। फिर भी उच्च प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों ने स्वायत्तता, निष्ठा, कठिन परिश्रम और राजनीतिक निर्देशों के प्रति पूर्ण समर्पण की एक ठोस परंपरा विकसित की। प्रशासन के अखिल भारतीय चरित्र ने भी प्रशासन और देश में एकता की एक भावना का विकास किया, परंतु साथ ही साथ नागरिक प्रशासकों ने धीरे धीरे अपना एक अलग थलग और निश्चित दायरा बना लिया, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण काफी दकियानुसी थे। इस तरह जहां ICS कमोवेश भ्रष्टाचार से मुक्त था, वहीं प्रशासन के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा था। लोक निर्माण और सिंचाई विभाग,
राजकीय सेना, आपूर्ति और पुलिस आदि विभागों में जहां इसकी संभावना अधिक थी, भ्रष्टाचार अपवाद के बजाय नियम ही था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरकारी नियंत्रणों के कारण प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार और कालाबाजारी बहुत तेजी से फैली। इसी समय आयकर और आबकारी कर में भारी बढ़ोतरी के कारण करों की चोरी की प्रवृत्ति मजबूत होती चली गई, जिसने प्रशासन को भ्रष्ट किया। इस प्रकार एक समानांतर और काली अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत होती चली गई। अंग्रेजों ने अपने पीछे एक शक्तिशाली परंतु खर्चिल सैन्य बल छोड़ा। भारत में अंग्रेजी राज के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की भूमिका निभा चुका था। अंग्रेजों ने सेना के जीवन और विचारों को आम जनता से, खासकर राष्ट्रीय आंदोलन से बिल्कुल अलग रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। राष्ट्रवादी अखबार, पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों को अफसर मेस एवं सैनिकों तक पहुंचने से रोक दिया जाता था। पर इसी का एक दूसरा पहलू यह सामने आया कि सेना के अराजनीतिक होने की परंपरा बन गई और इसलिए नागरिक प्रशासन की तरह ही यह भी राजनीतिक सत्ता का अधीनस्थ बन गई। अंग्रेजों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर एक समरूप शिक्षा प्रणाली लागू करने का भी अपना फायदा हुआ। अंग्रेजी पर आधारित इस उच्च शिक्षा ने बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो समरूप चिंतन के कारण उपनिवेशवाद की समरूप आलोचना तक पहुंच सके। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इस शिक्षा का उपनिवेशवाद विरोधी तेवर थोड़ा बहुत फलने फूलने लगा। फिर भी अंग्रेजी आधारित इस शिक्षा के दो सबसे बड़े नकारात्मक परिणाम निकले। पहला तो यह कि इसने शिक्षित और आम लोगों के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन ने इस खाई को कुछ हद तक पाटने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन ने अपना नेता और कार्यकर्ता मूलतः इसी शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग से प्राप्त किया। फिर भी स्वतंत्रता के बाद भारत में यह खाई परेशानी का कारण बनी हुई है। दूसरा नकारात्मक परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों पर जोर डालने के कारण भारतीय भाषाओं का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया, जिसने जनता में शिक्षा के प्रसार को बाधित किया। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा ने मौलिकता को दबाकर ग्रंथों को याद करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में ही शिक्षा को अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मान लिया गया था, परंतु भारतीय जनता के ज़्यादातर हिस्से के पास शिक्षा तक पहुंच का कोई दरवाज़ा खुला ही नहीं था। 1951 में करीब 84% लोग निरक्षर थे। खासकर औरतों की 92% आबादी निरक्षर थी। देश में मात्र 13,590 मिडिल स्कूल थे और 7,288 हाई स्कूल थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी कमजोरी जन शिक्षा व्यवस्था का अभाव कहा जा सकता है। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भी काफ़ी पिछड़ी हुई थी। इस प्रकार 200 वर्षों के उपनिवेशवादी शोषण ने भारतीय समाज को पिछड़ेपन का पर्याय बनाकर छोड़ दिया।